गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़े थे जो है इसके सोशल काजेज, उससे पहले हमने पढ़े थे जो है इसके पॉलिटिकल काजेज। आज हम पढ़ेंगे इसके इकोनॉमिक काजेज। तो जो आर्थिक जो कारण थे फ्रांस की क्रांति के, वो क्या क्या थे? सबसे ज्यादा भूमिका जो है आर्थिक कारणों ने ही निभाई थी, लेकिन वो आर्थिक कारण थे क्या क्या? लुई 14वें के समय से ही, जैसे हमें पता है कि वर्साई में वो राजमहल बनवाया गया था, लेकिन उससे पहले भी जो आर्थिक आधार था, आर्थिक जो ढांचा था, वो काफी असमान था, जिसके कारण लोगों में जो असंतोष था धीरे धीरे वो बढ़ता गया, और उस असंतोष के कारण ही क्रांति की घटना जो थी प्रस्फुटित हुई। तो आर्थिक जो कारण थे ये कोई एक ही समय की या थोड़े टाइम पीरियड के दौरान की बात नहीं थी, बल्कि पुराने समय से चले आ रहे पूर्व शासकों के अत्याचारों का जो है ये नतीजा थी, जो कि अभी जो है क्रांति के रूप में फ्रांस के सामने आया था। तो लुई 14वें ने भी जो है कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी आम जनता पे जो है अत्यधिक कर वसूलने की। उधर जो है चर्च जो था वो अपने हिसाब से जनता को जो है कर वसूल करके परेशान कर रहा था। सामंत या जागीरदार थे, वो भी जनता से कर बहुत ज्यादा वसूलते थे। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि जनता बेचारी जो थी, उसके पास जो है पेट भरने के लिए कुछ नहीं बचता था, और उसका जो है पूरी आय जो है वो करों में चली जाती थी। तो इस प्रकार से जो है आर्थिक कारण बहुत ज्यादा जिम्मेदार थे। अगर हम ये कहें कि क्रांति को जो है आर्थिक कारणों ने ही हवा दी, तो कोई गलत नहीं होगा। जो ये फ्रांस की जो क्रांति थी, इसके लिए मुख्य रूप से जो कार्य किया, जिन्होंने क्रांति को हवा देने में, क्रांति को शुरुआत करने में, वो जो है वो आर्थिक कारण थे। तो इसमें सबसे पहले जो कारण है वो है संपत्ति का असमान वितरण। संपत्ति का असमान वितरण। फ्रांस के लोगों के बारे में एक इतिहासकार ये कहते हैं कि फ्रांस की जो आय थी वो व्यय को देख करके निर्धारित नहीं होती थी, क्योंकि हमारा जो व्यय होता है, हम जो खर्च करते हैं, तो खर्च हम उसी हिसाब से करते हैं कि हमारी आय कितनी है। आय को देख करके जो है हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं या व्यय करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, उल्टा था। यहाँ पे कितना जो है फ्रांस के शासकों ने या उच्च अधिकारियों ने व्यय किया है। फ्रांस का राजकोष खाली हो गया, कितना खर्चा हो गया, उसके बाद जो आय निर्धारित करेंगे वो कि इतना खर्चा हो गया है तो इतनी आय हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे उल्टा सिस्टम चल रहा था। फ्रांस में जो है आय को देख करके जो है व्यय नहीं हो रहा था, खर्च नहीं हो रहा था, अपितु व्यय को देख करके आय निर्धारित की जा रही थी। तो इसी कारण से जो है क्रांति होना निश्चित ही था। तो हम बात कर रहे हैं संपत्ति के असमान वितरण की। संपत्ति का जो वितरण था वो असमान था, समान नहीं था, किसी भी तरीके से उचित नहीं था, जिसके कारण जो है लोगों में असंतोष बढ़ता ही गया। क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि फ्रांस की जो जनसंख्या है 100%, उसमें से 2% जो है वो है कुलीन लोग। इसके पास 98% जो है साधन संपन्नता है, साधन है, चाहे वो उत्पादन के साधन है, चाहे वो राष्ट्रीय आय है, चाहे वो किसी भी तरह की सुख सुविधाओं का भोग है, किसी भी तरह को करों को ना देने का जो कि सहूलियत है, वो सारी जो है इन 2% लोगों को मिली हुई थी। 100% लोगों में से 2% लोग ऐसे थे जिनको हर तरह की सहूलियत, हर तरह का जो है भोग विलास को भोगने का, हर तरह के सुखों को भोगने का अधिकार प्राप्त था। साधन संपन्नता थी, उत्पादन के साधनों पे इनका हक था, बड़ी बड़ी जमीनें थी, लोगों पे कर लगाने का इनको अधिकार था। तो सारे ही अधिकार इनके पास थे, साधन संपन्नता इन 2% लोगों के पास थी।
तो बची हुई जनसंख्या का 98% जो है, 98% जनसंख्या जो थी आम जनता थी। तो आम जनता के पास जो है क्या था, 2% ही बच पाता था। तो 2% में जो ये 98% जो लोग हैं वो कैसे गुजर बसर करेंगे। वो जो है अपनी पूरी आय या तो करों में दे देते थे, या किसानों के खेत, जो ये जागीरदार थे, बड़े बड़े सामंत थे, इनके खेतों में जो है वो अपना बेगार पे लुटा देते थे। बहुत सारे कर लगते थे, करों को चुकाने में चला जाता था। तो इस प्रकार से संपत्ति का जो वितरण था इतना ज्यादा गलत था, इतना ज्यादा बुरा था कि जिससे फ्रांस के लोग जो है परेशान हो गए थे, और उन लोगों में असंतोष होना जो है वाजिब भी था, और उस असंतोष ने आगे क्रांति को जन्म दिया। दूसरा जो कारण है वो है कृषि का पिछड़ा होना। कृषि जो है फ्रांस में अभी भी पिछड़ी हुई ही थी। ये नहीं है कि जो विभिन्न देशों में जो कृषि के लिए जो आधुनिक साधन हैं उनका यूज किया जा रहा था, लेकिन फ्रांस में कृषि अभी भी पिछड़ी हुई ही थी। कृषि का पिछड़ा होना। फ्रांस की जो कृषि है अभी भी पिछड़ी हुई ही थी। किसी तरह के आधुनिक संसाधनों का, आधुनिक जो भी औजार हैं उनका आविष्कार हो गया था, लेकिन फ्रांस में उनका यूज नहीं हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि पुराने जो मध्यकालीन जो औजार थे उनका ही अभी तक यूज हो रहा था। और दूसरा, जो छोटे किसान थे उनको जो है बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में बेगार भी करनी पड़ती थी। इनकी हफ्ते में 3 दिन वो वहां पे बिना मजदूरी के काम करते थे, और बिना मजदूरी के वो वहां पे 3 दिन वहां देते थे अपने खेतों के लिए। उनके पास टाइम भी कम था, और फिर जितना भी टाइम होता था जैसे तैसे वो अपना करके अपना फसल को जो है पालते थे। फिर बची खुशी खुची कसर जो है, वो जो बड़े बड़े जमींदार थे, जागीरदार थे, उनके जो पालतू पक्षी होते थे या पालतू पशु होते थे, वो जो है उन छोटे किसानों की फसलें खराब कर देते थे। तो वो सारी कसर वहां पे निकल जाती थी। तो इस प्रकार से जो कृषि थी बिल्कुल पिछड़ी हुई थी, और किसानों को उनका कोई खास लाभ नहीं हो रहा था। उसके बाद है व्यापार पर प्रतिबंध। व्यापार पर प्रतिबंध। तो जो व्यापार था ये भी काफी पिछड़ा हुआ था। हालांकि लुई 14वें के समय पे जो है उन्होंने एक जो अपना वित्त मंत्री है उनको जो है व्यापार के लिए लुई 14वें ने अपने मंत्री कोलवर्ट को कहा, और व्यापार पे उन्होंने पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन उसके बाद से स्थिति जो है और ज्यादा गंभीर हो गई। व्यापार पे बहुत ही ज्यादा नियंत्रण था, और व्यापार जो है व्यापारी क्या करेंगे, उनको अगर अच्छा माल मिलेगा और उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं होंगे तभी वो व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फल फूल सकता है। लेकिन यहाँ पे व्यापार पे बहुत सारे प्रतिबंध थे, और पुराने ही तरीकों से जो है व्यापार हो रहा था। जो भी सिस्टम था, जो है गिल्ड व्यवस्था थी, उसके तहत ही जो है कारीगर अपना काम करते थे और माल बनाते थे, और वो व्यापारियों को दे देते थे। और व्यापारी अगर माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कितनी भी मशक्कत करें, लेकिन उनको हर जगह पे चुंगी देनी पड़ती थी, और हर जगह के माप तोल के बाट भी जो है एक तरह के निर्धारित नहीं किए गए थे, वो भी जो है अलग अलग ही थे। और इस तरह से व्यापारियों पे इतने ज्यादा प्रतिबंधों के चलते उनको लाभ नहीं होता था, जिससे जो है व्यापार दिन प्रतिदिन जो है गिरता ही जा रहा था। उस गिरते हुए व्यापार के कारण व्यापारियों में बहुत ज्यादा असंतोष था, जिसके कारण से ये भी क्रांति के लिए मुख्य रूप से कारण जो है जिम्मेदार रहा। फिर उसके बाद है
उत्पादन की गिल्ड प्रणाली, उत्पादन की गिल्ड प्रणाली। तो गिल्ड सिस्टम क्या था? गिल्ड सिस्टम ये था, गिल्ड जैसे मैंने कल बताया भी था कि गिल्ड श्रेणियों को कहते थे। श्रेणी मतलब समूह, एक तरह का काम करने वाले लोगों का समूह, उसको एक गिल्ड बोल दिया था। तो ये जो गिल्ड थे विभिन्न उस समय के समाज में जो प्रचलित थे, ये विभिन्न तरह के काम करने वाले लोगों के अलग अलग समूह थे। और इसमें जो है बहुत सारे कारीगर काम करते थे, और वो कारीगर अपने उस्तादों की कृपा पात्रता पे जो है उनके कृपा पात्रता के लिए जो है विवश रहते थे, क्योंकि कई कई सालों तक उनको अपने उस्तादों के अंडर में काम करना पड़ता था। काम के कोई जो है घंटे निर्धारित नहीं थे, और कोई वेतन निर्धारित नहीं था, क्योंकि अगर उनके घंटों की जो है चर्चा करें तो उनका कोई वेतन जो है निर्धारित नहीं था। बहुत ही कम वेतन उनको दिया जाता था और बहुत ही ज्यादा काम लिया जाता था। तो व्यापारी जो है इन गिल्डों के पास जो है कच्चा माल दे देते, इनसे तैयार माल ले लेते। तो जो हाथ से बना हुआ माल है वो केवल स्थानीय जरूरतों को ही पूरा कर सकता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो उत्पादन की गिल्ड प्रणाली थी, ये भी जो है मुख्य भूमिका निभा रही थी कि जिससे व्यापार ज्यादा बढ़ नहीं रहा था, या व्यापार संकुचित था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फैल नहीं रहा था। तो मुनाफा कितना होगा, वही मुनाफा कम था, और यहाँ पे फ्रांस जो है धीरे धीरे ऋणग्रस्तता में जो है चला जा रहा था। उसके बाद है ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता फ्रांस के शासकों की फिजूल खर्ची और दोषपूर्ण जो है शासन व्यवस्था ने फ्रांस को दिन प्रतिदिन जो है अपने ही जो है लोगों का, जो कि अमीर थे या चर्च था चाहे या फिर उच्च अधिकारी थे, उनको जो है उनसे ऋण लेकर के फ्रांस का जो शासक था वो ऋणी हो गया था। युद्धों में भाग लेने के कारण जो है और बहुत सारे अन्य विलासी खर्चों के कारण जो है ऋणग्रस्तता बढ़ती ही जा रही थी। लुई 15वें ने और 16वें ने जो है काफी सारा ऋण उठा रखा था चर्च से, और काफी सारा ऋण उठा रखा था जो है उच्च अधिकारियों से, जिनके पास जो है बड़ी बड़ी जागीरें थी, बड़ी बड़ी जमीनें थी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि लगभग इतना जो है लीवेट, इतना ऋण 446 करोड़ लीवट ऋण जो है उनको प्रति वर्ष चुकाना पड़ता था। तो इतना ऋण जो है वो प्रति वर्ष जो है उठा रहे थे। तो इतना ऋण था, फ्रांस के जो राजकोष है, फ्रांस का जो राजा है उसके ऊपर इतना ऋण था। और इस ऋण का जो है ब्याज कितना होगा, कहते हैं कि पूरे साल में जो है 2.5 करोड़ रुपए, तो जो है 2.5 करोड़ डॉलर, तो उनको जो है इसका ऋण का ब्याज ही चुकाना पड़ता था। तो हर वर्ष जो है ऋण बढ़ता रहता और ब्याज बढ़ता रहता, और उसका जो है भार आम जनता को वहन करना पड़ता था। इसीलिए जो है जनता में असंतोष जो है होना वाजिब ही था। इसके बाद बात करते हैं हम दूषित कर व्यवस्था की। दूषित कर व्यवस्था, जो कर व्यवस्था थी काफी दूषित थी, क्योंकि सभी लोगों पे अगर समान रूप से कर लगे तो समान न्याय प्रणाली होगी, समान कर व्यवस्था होगी, लेकिन कर व्यवस्था दूषित थी। जागीरदार अलग से कर वसूल करते थे, चर्च अलग से अपने कर वसूल करता था, राज्य अलग से जो है लोगों से कर वसूल करता था सॉरी। तो इस प्रकार से कर प्रणाली इतनी ज्यादा दूषित थी कि आम जनता तो करों के बोझ तले ही दबी पड़ी थी। उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, और जो ऊपर का जो तबका था, जो उच्च अधिकारी थे, जागीरदार थे, सामंत थे, जो कुलीन थे, पादरी लोग थे, वो ऐशो आराम का जीवन जी रहे थे। तो इस दूषित कर व्यवस्था के कारण जो आम जनजीवन था
वो पतन की ओर जा रहा था और जो है उनका जीवन जो है नर्क बन गया था, क्योंकि ना तो उनके पास पहनने को वस्त्र होते थे कभी अच्छे ढंग से, और कभी ना ही उनके पास खाने के लिए जो है 2 वक्त की रोटी अच्छे से होती थी। तो इतनी ज़्यादा दूषित कर व्यवस्था थी कि लोग परेशान हो गए थे कि वो करों को कैसे चुकाएं, कैसे जो है करों के बोझ से अपने आप को मुक्त करें। इसके बाद है बेकारी की समस्या। बेकारी की समस्या। तो फ्रांस में जैसे कि अन्य विश्व के अन्य देशों में जो औद्योगिक क्रांति आई थी, तो यहाँ पे भी जो है औद्योगिकरण की अभी शुरुआत होने लग गई थी। औद्योगिकरण की शुरुआत से जो हथकरघा उद्योग थे, हथकरघा जो कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए थे। उनको किसी तरह का अन्य जो काम है वो करना नहीं आता था। हाथ से जो वस्तु बनाते थे वो हथकरघों पे काम करते थे, वहां से वो बेरोजगार हो गए। तो कहते हैं कि काफी संख्या में लोग पेरिस की ओर और बड़े बड़े नगरों की ओर जाने लगे, और जो कि बेरोजगारों की संख्या वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और यहाँ पे लुई 15वें और लुई 16वें के समय पे महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो पेट भरना जो उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो बेकारी की भी समस्या थी, बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और फ्रांस की सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही थी। तो इस प्रकार से आम जनता जो है काफी परेशान थी और उनमें जो है असंतोष बढ़ रहा था। इस क्रांति से पहले फ्रांस आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से टूट गया था और आर्थिक आधारों ने ही फ्रांस की क्रांति को मुख्य रूप से हवा दी, और जो है यही जो है फ्रांस की क्रांति का आधार बने। तो ये थे इकोनॉमिक रीजन। हम अब पढ़ लेते हैं थोड़े से रिलीजियस रीजन। कुछ ना कुछ धार्मिक कारण भी रहे थे इसके फ्रांस की क्रांति के। तो ऐसे कौन से धार्मिक कारण थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो कारण अभी हम देख लेते हैं। रिलीजियस रीजन, धार्मिक कारण। तो कुछ ऐसे धार्मिक कारण भी थे जिनके कारण जो है ये फ्रांसीसी क्रांति की घटना घटित हुई। धार्मिक कारणों ने भी मुख्य रूप से जो है इसमें भूमिका अदा की, क्योंकि धर्म अधिकारी थे, उनका पतन हो रहा था। वो धर्म कार्यों को छोड़ करके अपितु भोग विलास में डूबे पड़े थे। राजनीति में जो है अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे थे, ऐशो आराम का जीवन जी रहे थे, प्रजा पे जो है अत्याचार कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो है रिलीजियस रीजन्स को भी हम नकार नहीं सकते। धर्म का जो है पतन जो हो रहा था उसको हम नकार नहीं सकते कि ये क्रांति के लिए जिम्मेदार नहीं रहा होगा। ये भी क्रांति के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चर्च की संपत्ति की। चर्च की संपत्ति। तो चर्च के पास अपार मात्रा में संपत्ति थी। कहते हैं कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ जो है चर्च के डॉलर चर्च के पास वार्षिक या सालाना जो है आय होती थी। तो 2.5 करोड़ जो आय होती थी, उस आय का जो है यूज तो उनको करना होता था लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था करने में, स्कूल्स कॉलेजेस खुलवाने के लिए, नए जो गिरजाघर हैं उनको खुलवाने के लिए, और वो यूज करते थे अपनी भोग विलासिता पर। कहते हैं कि एक पादरी के पास 700 शयन कक्ष थे। 700 शयन कक्षों का किसी को अभी क्या करना है, शयन कक्ष तो एक ही बहुत होता है, लेकिन अभी अगर उनको अपनी विलासिता का जीवन जीना है तो इतना स्टैंडर्ड से वो रहते थे, अपने ओहदे को इतना वो दिखाते थे, दिखावे में वो इतना ज्यादा लीन हो गए थे कि वो पूर्ण रूप से नास्तिक हो गए थे। अब कोई आस्तिकता का जो है जीवन जो है चर्च का नहीं रह गया था। वो केवल अपनी संपत्ति को जो है और ज्यादा बढ़ाने में लगे रहते थे। इतनी ज्यादा संपत्ति चर्च के पास जब होगी तो राजा जो है उससे ऋण भी लेगा, क्योंकि उसको संपत्ति इसके पास दिख रही है। राजा उससे ऋण ले रहा था और उसको जो है अधिकार प्रदान कर रहा था। चर्च के पास जो संपत्ति थी वो बहुत ज्यादा थी, और जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी था कि लगभग 1/5 भाग जो है भूमि का 1/5 भाग जो है चर्च की भूमि थी। तो अपने आप में ही चर्च, जो इतिहासकार हेजन है उन्होंने कहा है, चर्च जो है अपने आप में ही एक राज्य था। उसके अपने नियम कायदे कानून थे, कर उसके अलग थे,
और दूसरा वो छोटे किसानों पे टाइथ नाम का जो कर लगता था वो जो है चर्च लगाता था। तो इस प्रकार से चर्च जो है करों को भी वसूल करता था और जो है वो 1/5 में भाग जो था भूमि का उसको भी जो है उससे आय जो होती थी वो भी यूज करता था। तो इस प्रकार से जो लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे और जो दान दक्षिणा देंगे वो तो उसकी आय थी ही। चर्च के पास अतुल्य मात्रा में संपत्ति थी। दूसरा, धर्म अधिकारियों का नैतिक पतन। धर्म अधिकारियों का नैतिक पतन हो गया था। धर्म अधिकारियों का नैतिक पतन हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी हमने बात की कि एक बिशप या आर्क बिशप जो होते थे वो आस्तिक की बजाय नास्तिक होते जा रहे थे और उनकी नास्तिकता इस बात से भी साबित होती है कि एक जो आर्क बिशप था उसके पास 700 शयन कक्ष थे। तो कोई आस्तिक जो व्यक्ति है, जो आस्तिक जो धर्म अधिकारी है, उसके पास जो है इतनी ज्यादा भोग विलास की जो वस्तुएं हैं उसका जो है क्या जो है मायने निकलते हैं। तो हालांकि लुई 15वें ने कहा भी था कि हमें पेरिस के लिए एक ऐसा जो है आर्क बिशप चाहिए जो कम से कम आस्तिक तो हो, चाहे कहीं के आर्क बिशप आस्तिक हो या ना हो, लेकिन हमें पेरिस के लिए एक आस्तिक आर्क बिशप चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि धर्म अधिकारियों का जो है नैतिक पतन हो गया था, उनका कोई भी नैतिक चरित्र जो है अभी बाकी नहीं रह गया था और वो पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे। अग्रसर ही नहीं अपितु पतन उनका हो गया था और वो भोग विलासिता में डूबे रहते थे। धर्म कार्यों से उनका कोई लेना देना नहीं था। पूजा पाठ धर्म कार्यों से वो पूरी तरह विमुख थे। तो इस प्रकार से एक मुख्य रूप से कारण साबित हुआ, लोग जो है असंतोष से भर उठे। अगला है चर्च का शासक से गठबंधन। चर्च का शासक से गठबंधन। चर्च का शासक से गठबंधन क्यों होगा, ये बात जो है सामने आती है। चर्च के पास तुल्य मात्रा में संपत्ति थी और राजा जो है दिन प्रतिदिन ऋणों का जो है शिकार होता जा रहा था। तो राजा के चर्च से गठबंधन थे। चर्च से वो संपत्ति लेता था और उसको वो अधिकार बदले में देता था। चर्च को अधिकार और राजनीति में जो है काफी दिलचस्पी होने लगी थी। चर्च का मतलब है चर्च के उच्च अधिकारियों को, धर्म अधिकारियों को। चर्च के जो धर्म अधिकारी थे वो शासक से संपत्ति के बदले में, ऋणों के बदले में जो है अधिकार वसूल कर रहे थे, चाहे वो धर्म को लेकर के अधिकार थे, चाहे वो जो है राजनीति को लेकर के या सामाजिक जो है संगठन को लेकर के। तो इस प्रकार से राजनीतिक और जो है सामाजिक बहुत सारे अधिकार जो है चर्च के जो धर्म अधिकारी थे उन्होंने शासक से ले लिए थे और बदले में उसको जो है काफी सारा ऋण दे दिया था। तो चर्च के और शासक के गठबंधन थे जिससे आम जनता परेशान हो गई और इस गठबंधन के चलते ही जो है आगे आम जनता का असंतोष जो है क्रांति के रूप में फूटा। अगला जो कारण है वो है धार्मिक असहनशीलता। तो यहाँ पे रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभुत्व था फ्रांस में और यहाँ पे कुछ ईसाई लोग भी रहते थे। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभुत्व होने के कारण यहाँ प्रोटेस्टों को ही जो है बहुत ज्यादा अपमान और घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। प्रोटेस्टों के लिए ह्यूगनॉट्स शब्द यूज करते थे। ह्यूगनॉट्स, तो ये ह्यूगनॉट्स इनको बोलते थे, उनको असभ्य या फिर जंगली, इस तरह से जो है वो अपमानित से शब्द लेकर के ह्यूगनॉट्स का मतलब होता है तो उसके लिए यूज करते थे। तो प्रोटेस्टों को ही यहाँ पे सम्मान नहीं था, तो ईसाई लोगों को सम्मान कहाँ से मिलता। हालांकि
जो है हेनरी चतुर्थ जब शासक था तो उसने जो है इनके लिए एक अध्यादेश पास करवाया था, जिसमें धार्मिक सहनशीलता के लिए पूर्ण रूप से वो अध्यादेश लिखा गया था। लेकिन पूर्व शासकों ने जो है धर्म के प्रति कोई सहनशीलता नहीं रखी, बल्कि यहाँ पे धर्म की असहनशीलता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो यहाँ पे केवल रोमन कैथोलिकों को ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, प्रोटेस्टवादियों के साथ भी जो है काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हमने पढ़े, यहाँ इसके फ्रांसीसी क्रांति के जो है रिलीजियस काजिज, और उससे पहले जो है हमने पढ़े थे इसके इकोनॉमिक काजिज। तो यहाँ पे आर्थिक और धार्मिक कारणों ने भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की फ्रांस की क्रांति को जो है हवा देने में, और फ्रांस की क्रांति के लिए ये कारण बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार थे। आर्थिक कारण तो इतना ज़्यादा जिम्मेदार थे कि उसको ही जो है विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न इतिहासकारों ने क्रांति का आधार माना है कि क्रांति आर्थिक कारणों से ही शुरू हुई थी, और जो वो आर्थिक कारण थे वही बाद में जो है तात्कालिक कारण भी कहलाए थे। क्रांति के लिए तात्कालिक कारण जो है फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण ही रहे थे। तो इस प्रकार से कल हम बात करेंगे आगे की प्रबुद्ध लोगों का क्या योगदान रहा, इस क्रांति के कारणों में जो है उनके योगदान की क्या भूमिका रही, और इसके आगे मुख्य जो तात्कालिक कारण थे वो आर्थिक कारण किस प्रकार से बने, फिर उसकी हम घटनाएं पढ़ेंगे क्रमवाइज से। तो आज के लिए इतना काफी है। आज हमने रिलीजियस काजिज और जो इकोनॉमिक काजिज पढ़े हैं, आप उनको अच्छे से रीड कीजिए। अगर उनमें आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो है अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज जो है मेरे सामने रख सकते हैं, टाइप करके जो है आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगी। थैंक यू।